जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र के बुक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत देखेंगे हरितगृह प्रवाह से संबंधित प्रश्नों को। इससे पहले हमने दोस्तों 7 वीडियो बनाया है, उसको पहले देख लीजिएगा। ये 8वां वीडियो है इस बुक से। और एक सही क्रम में देखें दोस्तों तो आपका अगर सभी वीडियो को देखिएगा तो एक आपका कंटिन्यूटी हो जाएगा जो बुक में क्वेश्चन को अरेंज किया हुआ है उसके अनुसार से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, ऑप्शन कह रहा है जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है। बी कह रहा है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। सी कह रहा है जिसमें बंजर पर्वतों या पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है। डी कह रहा है कि इनमें से गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है इसको समझिए दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें वायुमंडलीय जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। और वायुमंडल का जब तापमान बढ़ता है तो उसी को कहते हैं हम लोग भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा बी राइट हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है जिसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंफ्रारेड विकिरण को शोषित कर लेता है और इसके चलते हुए वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रक्रिया बढ़ती है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उपग्रह या ग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। यानी कि जो एक संतुलित तापमान है उसको धीरे धीरे बढ़ाने में जो है ये क्या करती है, मदद करती है। और विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस किसे कहा है, गैस किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। उसी में देखिए दोस्तों तो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैसें हैं तथा ये सभी गैसें जो हैं वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती है। और सोखने के बाद देखिए दोस्तों तो धीरे धीरे जो है ये उस ऊष्मा को बाहर रिलीज करने से रोकती है। तो क्या होता है जैसे कि तापमान जो है वो वृद्धि हो जाती है। अब एग्जाम्पल के रूप में देख लें तो कांच के अंदर आप सूर्य की रोशनी जा रही है लेकिन कांच के अंदर की वस्तुएं गर्म हो जाती है और सूर्य की जो रोशनी जो किरण होती है वो रिटर्निंग कांच को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो जो हवा जो होती है वो गर्म हो जाती है कांच के अंदर वाला भाग, वही समझ लीजिए कि कांच की भांति जो है ये गैसें काम करती है। यानी कि जो सूर्य से किरणें आ रही उसको अवशोषित कर लेती है और इधर रिटर्निंग जो है नहीं जाने देती है, जिससे जो है तापमान में वृद्धि हो जाती है। और यही वृद्धि जो है दोस्तों बाद में देखिए तो इसको बोला जाता है भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरितगृह प्रवाह का अर्थ है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। बी कह रहा है कि बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन। सी कह रहा है कि शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन। और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत आसान है दोस्तों कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरितगृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। तो इस तरह से इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। देखिए क्वेश्चन किस किस तरह से स्टेट पीएससी में रिटर्न करके एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। बी कह रहा है अम्लीय वर्षा। और सी कह रहा है कि काली वर्षा। और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत आसान है दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो हो जाएगा कि गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी की वातावरण का गर्म होना। तो यहाँ पर भी आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। तो व्याख्या में कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें जैसे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। यानी कि जो किरणें आ रही है उसको अवशोषित कर लेता है और रिटर्निंग ये जाने नहीं देता है। एक कांच के भांति काम करता है जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं बाद में बढ़े हुए तापमान को ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कह रहा है आपका ग्रीन हाउस
गैसों की संकल्पना की थी? ऑप्शन ए कह रहा है कि सी पार्क ने, बी कह रहा है कि जे.एन. जेफर्स ने, और सी कह रहा है कि जोसेफ फॉरियर ने, और डी कह रहा है कि एल. जॉसलर ने। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो की थी वो किया था जोसेफ फॉरियर ने किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसकी व्याख्या में कह रहा है कि जोसेफ फॉरियर जो थे 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस या हरितगृह गैसों की संकल्पना की थी। तो इसी चलते इनका नाम है और इसी चलते यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, बी कह रहा है दोस्तों, ए कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सी कह रहा है ऑक्सीजन के कारण, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पता होगा कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, वो क्या कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। यानी कि देखिए दोस्तों, तो ये तापीय और रक्त जो विकिरणें होती है उसको क्या करती है, ये किरणें को अवशोषित कर लेती है, उत्सर्जित करती है। और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली जो प्रमुख जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें से आपका आता है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि वायुमंडल में इसकी उपस्थिति लगभग जो है वो आपकी 0.03% है। यानी कि देखें तो और गैसों की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन इतना कम पाते हुए भी ये देखें तो बहुत कुछ जो है आपके वायु को प्रदूषित करने में और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग करने में, ये सब चीज़ों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाती है। वहीं ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है वायुमंडल में, फिर भी जो है ये उससे ज़्यादा कारगर साबित हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, ऑप्शन में ए कह रहा है कि अमोनिया तथा ओजोन, बी कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, सी कह रहा है कि कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, और डी कह रहा है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ये जो समूह है दोस्तों ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैसें। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये देखें तो हमारे वातावरण के लिए आवश्यक है, लेकिन ये आवश्यकता से अधिक होने पर हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली प्रमुख गैसों इस प्रकार है। जैसे जल वाष्प की अगर योगदान देखें दोस्तों तो 36 से लेकर के 70% तक होती है। वहीं देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की योगदान होती है और 9 से लेकर के 26% होती है। मीथेन का योगदान देखें तो 4 से लेकर के 9% होती है। और ओजोन का देखें तो 3 से लेकर 7% होती है। यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस हैं, परंतु इनका योगदान उपयुक्त गैसों की अपेक्षा कम है। अतः विकल्प जो है डी आपका सही वहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, बी कह रहा है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड, और डी कह रहा है मीथेन। तो आपको पता होगा कि वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए, यानी जो होता है वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के लिए, देखिए तो कौन सी गैस जो है जिम्मेदार है सबसे ज़्यादा, तो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होती है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ पर उसी को देखें तो जब वायुमंडल बढ़ जाती है तो उसको, वायुमंडल में तापमान बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं हम लोग वैश्विक तापमान, यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसके भी जिम्मेदार कौन है आपके, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यही जो है आपके वातावरण के तापमान में वृद्धि करने में जिम्मेदारी निभाती है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है। ऑप्शन ए में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी में कह रहा है मीथेन गैस, सी में कह रहा है ओजोन गैस और डी में कह रहा है कि जल वाष्प। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपको पता है कि जल वाष्प का योगदान जो होता है दोस्तों 36 से लेकर के 70% तक होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए तो दूसरा योगदान आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आप अगर ऑप्शन में भी देखें दोस्तों तो आप जाएंगे एग्जाम में तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड मार के आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता होता है कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन याद रखें सर्वाधिक योगदान जो होता है वो जल वाष्प का होता है, जो 36 से लेकर 70% तक योगदान निभाता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें दोस्तों तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 9 से लेकर के आपका 26% तक इसकी योगदान होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा डी राइट हो जाएगा, जल वाष्प। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, बी में कह रहा है मीथेन, सी में कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड, डी में कह रहा है ओजोन और एक ऑप्शन ई है जिसमें कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब कैसे होगा दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर इसकी व्याख्या को देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक में अगर देखा जाए दोस्तों तो ग्रीन हाउस गैस वे गैसें हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों के द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय और रक्त विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इसमें जो आता है मुख्य देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है, जल वाष्प आता है, इसके बाद देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है, इसके बाद देखिए दोस्तों तो मीथेन और ओजोन भी आता है। तो इस तरह से यहाँ विकल्प में जो दिया है दोस्तों तो ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और आपका देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इस तरह से देखें तो एक से अधिक यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है मीथेन गैस, बी में कह रहा है जल वाष्प, सी में कह रहा है आर्गन और डी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो इसका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, आर्गन गैस होता है। तो यहाँ पर सी इसका राइट हो जाएगा कि वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस नहीं है, तो आपका आर्गन उत्तरदायी नहीं है। जबकि मीथेन भी उत्तरदायी आपका होगा, जल वाष्प का भी उसी प्रकार से योगदान है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी उसी प्रकार से योगदान है, जबकि आर्गन का नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विस्तृत होती है। यानी कि आपको पता होगा कि जैसे ही सूर्य की रोशनी ढलती है धीरे धीरे जो है तापमान में गिरावट आने लगती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसके बाद देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, मीथेन एवं अन्य ऊष्मारोधी गैसें इन ऊष्मा के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है तथा शेष भाग जो है बची ऊष्मा को देखें तो बाहर निकालती है। पुनः देखें तो पुनः धारणा धरातल से बाहर कर देती है, जिसमें वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है। क्योंकि ये जो है ऊष्मा जो दोस्तों ये जितने गैसें हैं उसको अवशोषित करने से ये गर्म हो जाती है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा जो है वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो गई है। यानी वायुमंडल का जो औसत तापमान था उसमें देखिए तो दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। कारण क्या है दोस्तों कि जो गर्म करने वाली देखिए जो ऊष्मा को शोषण करने वाली अवशोषण करने वाली जो है वो गैसें की मात्रा बढ़ रही है। तो उसकी मात्रा बढ़ रही है तो औसतन अगर देखा जाए तो जो तापमान पृथ्वी के था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जो है ऊष्मा अवशोषित जो गैसें हैं वो धीरे धीरे उनकी मात्रा बढ़ रही है। तो उनकी मात्रा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो गैस की तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने से पृथ्वी के तापमान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर देखिए इसमें आगे कह रहा है कि जैसे वैश्विक उष्णन भूमंडलीय तापन जो बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है तथा यह वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव क्या है। यानी देखिए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि, बी कह रहा है कि वैश्विक तापमान में कमी और सी कह रहा है कि सागर जल के ताप में वृद्धि और डी कह रहा है कि नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि। तो यहाँ पर आपको अगर देखें दोस्तों तो आपको पता होगा कि हरित गृह प्रभाव में क्या होता है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि कौन नहीं करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी कह रहा है कि मीथेन, और सी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, और डी कह रहा है कि जल वाष्प। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी कि ए आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो पदार्थ है वो सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो होते हैं इनकी योगदान हमेशा से ज़्यादा रहती है। आपको पता होगा कि जल वाष्प कितना बताया गया है दोस्तों, तो जल वाष्प का योगदान देखें तो आपका 70% तक होता है, यानी 36 से लेकर 70% तक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो 9 से लेकर के अगर देखें तो आपका 26% तक रहता है। वहीं मीथेन के बताया गया दोस्तों कि 4 से लेकर 9% तक योगदान होता है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है सर्वाधिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग योगदान नहीं करते हैं, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं जो सर्वाधिक तापन एवं वैश्विक उष्णता उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है, यानी बताना हो गैस कौन सा है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस, बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सी कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी कह रहा है मीथेन गैस। तो आपको पता होगा दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है कि धान के खेत से जो है वो मीथेन गैस निकलती है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि धान के खेत, कोयले के खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन गैस उत्सर्जन होते हैं। उल्लेखनीय है कि मीथेन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो वहाँ पर मीथेन मारना है। इसी प्रकार जल वाष्प भी रहेगा तो अगर तीनों चारों रहेंगे तो तीनों मारना है। सभी जो हैं वो आपके जो हैं ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार गैस माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में कह रहा है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, और सी में कह रहा है मीथेन, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय और रक्त विकिरण के रेंजों के अंतर्गत विकिरणों के अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है, यानी कि जो किरणें सूर्य से आती है उसको क्या करती है दोस्तों, अवशोषण भी करती है और उत्सर्जन भी करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें में आता है जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जबकि SO2 जो है प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा नहीं करता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा नहीं करता है, बल्कि अगर देखें तो एसिड रेन की पढ़ेंगे यानी अम्ल वर्षा, उसमें इसका योगदान देखने को आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल ऑक्सीजन, बी कह रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और डी कह रहा है कि केवल मीथेन। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यानी कि दोनों जो गैसें हैं आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी गैस हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में कह रहा है मीथेन, बी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और सी में कह रहा है जल वाष्प, और डी में कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो सर्वाधिक तापन यानी सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों गैस का नाम है तीनों जिम्मेदार हैं। तो इसी चलते उपयुक्त सभी अगर आंसर नहीं होता तो वहाँ पर हम लोग जल वाष्प मारते हैं। तो यहाँ पर सही है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, बी कह रहा है अमोनियन तथा ब्यूटेन, और सी कह रहा है रेडोन तथा नाइट्रोजन, और डी कह रहा है ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ए आपका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस है।
आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न अगर देखते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी में कह रहा मीथेन गैस, और सी में कह रहा प्रोपेन, और डी में कह रहा है कि ओजोन गैस। तो यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है आपका नाम, जो प्रोपेन है इसका नाम नहीं आता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और ओजोन गैस ये सभी जो है आपके ग्रीन हाउस गैसों के सूची में आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है। तो हरित गृह गैस नहीं है, देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो गैस होती हैं वो नहीं है। यहाँ पर ए कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी कह रहा है कि मीथेन, और सी कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड, और डी कह रहा है कि नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो नाइट्रोजन गैस है जो आपके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 78%, तो ये जो गैस है नाइट्रोजन आपका, ये हरित गृह गैस नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पर ए कह रहा है कि मीथेन गैस, बी कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड, सी कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और डी कह रहा है हाइड्रोजन गैस। तो इनमें देखना है कि कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो है वो अगर देखें तो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि हाइड्रोजन जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकृति में यह देखिए तो द्विआण्विक गैसें के रूप में पाई जाती है जो वायुमंडल की बाह्य परत की मुख्य संगठक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑक्सीजन, बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सी कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और डी कह रहा है कि मीथेन। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका हो जाएगा, आपका हम साफ साफ दिखा रहे कि ए जो है आपका ऑक्सीजन जो गैस है वो हरित गृह गैस में नहीं आते हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा कि प्रश्नगत विकल्पों में ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस जो होता है वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय औरक विकिरणें की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती है और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे आपका जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस तरह से इन गैसें जो नाम दिया हुआ है दोस्तों ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैसें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि CH4, इसके बाद कह रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बाद देखिए दोस्तों N2O। इनमें से कौन नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि अगर देखे जाए दोस्तों तो जो मीथेन गैस हो गया आपका CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इसके बाद देखिए दोस्तों तो आपका जो दिख रहा है सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और अगर देखें तो यह हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें बोल रहा है कि इनमें से जो कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ई जो दिखाई दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है कि इनमें से कोई हरित गृह गैस नहीं है। तो इसमें ध्यान रखना है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि IPCC यानी होता है इंट्रोगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज के द्वारा चिन्हित आइडेंटिफिकेशन 6 प्रमुख हरित गृह गैसों में CH4 मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा देखिए दोस्तों तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर प्रपत्र में इस प्रश्न का विकल्प जो है ई को सत्य माना है, जबकि पूर्व के उत्तर में पत्र में इन्होंने सी को सत्य माना था, यानी सी में जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड है उसको माना था। संभवतः ऐसा उसने ग्रीन हाउस गैसों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसों के आधार पर किया था। ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसों में आपका नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस आता है, इसके बाद देखें दोस्तों तो नाइट्रस ऑक्साइड आता है, इसके बाद CFC, इसके बाद उन गैसों को नाम दिया हुआ है। जबकि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसों में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मीथेन वोलेटिक ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स तथा सल्फर डाइऑक्साइड आते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो आयोग के द्वारा इसका आंसर इनमें से कोई नहीं माना गया है, यानी हरित गैसें नहीं है आपका मीथेन गैस, CFC, SO2 और NO2। ये सभी जो गैसें का नाम देखा जाए तो ये देखिए तो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है, इसमें इनको शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरितगृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, बी कह रहा है कि वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, सी कह रहा है कि जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है और डी कह रहा है कि वायु की गति बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो हरितगृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होती है, तो यहाँ पर स्पष्ट आंसर इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसमें स्टार मार्क्स लगाया गया है। तो इसकी व्याख्या को पढ़िए तो उससे क्लियर हो जाएगा। आइए व्याख्या को पढ़ते हैं। व्याख्या में कहा है दोस्तों कि पृथ्वी के वातावरण में विद्यमान हरितगृह गैस एक ऐसा आवरण की तरह व्यवहार करती है जिसे सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण को प्रवाहित हो सकती है, परंतु पृथ्वी से वापस जाने वाले दीर्घ तरंगे विकिरण इसे पार नहीं कर पाती है। यानी पृथ्वी से ऊपर से जो किरणें आती है उसको अवशोषित कर लेती है, लेकिन इसे रिटर्निंग जो है नहीं जा पाती है। एग्जाम्पल हम बताए थे कांच, वही चीज़ें हैं, नहीं जा पाती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के वातावरण का तापमान जो है बढ़ता है और इसी प्रक्रिया को हरितगृह प्रभाव कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों हरितगृह प्रभाव। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि से हरितगृह प्रभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु हरितगृह प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों के सांद्रता में किसी सार्थक वृद्धि का परिणाम प्राप्त नहीं होता है। अतः विकल्प जो है ये आपका गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर ए सही होता, ए विकल्प जो था तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, लेकिन सांद्रता में अगर देखें दोस्तों तो सार्थक वृद्धि का परिणाम प्राप्त नहीं होता है। तो विकल्प ए आपका गलत हो जाता है। वहीं इसका अगला विकल्प में कह रहा है कि जल वाष्प एक प्रमुख हरितगृह गैस है और इसका हरितगृह प्रभाव में सार्थक योगदान है, परंतु यह हरितगृह प्रवाह की तीव्रता से भी प्रभावित होती है। हरितगृह प्रवाह जो वातावरण को गर्म करता है से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है तो वायु में आर्द्रता की मात्रा को बढ़ा देती है। यानी विकल्प जो आपका जो है वो बी जो है आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए तो विकल्प बी सही हो रहा है। इसके अलावा और देखते हैं अगला में क्या कह रहा है कि हरितगृह प्रवाह जो वातावरण में ऊष्मा एवं आर्द्रता में वृद्धि करता है से जीवाश्म की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। तो यहाँ पर दूसरा भी सही कि जीवाश्म की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जीवधारियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ऊष्मा एवं नमी प्रजनता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यद्यपि यह कथन सही है परंतु उत्तर सही नहीं हो सकता है क्योंकि वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों तो हरितगृह प्रभाव से तापमान एवं दाब पर प्रभाव पड़ता है और तापमान बढ़ने से दाब कम होता है और वायु की गतिविधियां भी बढ़ जाती है। अतः प्रश्न के संदर्भ में यह सही उत्तर होगा। इसलिए विकल्प देखिए बी और डी दोनों सही है। तो बी और डी सही होने के चलते दोस्तों इसमें स्टार मार्क्स दिया हुआ है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए और बी और डी को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हरितगृह प्रभाव से वातावरण के निम्नलिखित में कौन सी परिवर्तन होता है। तो बी में कह रहा है कि वायुमंडल का आर्द्रता बढ़ जाएगी और डी में कह रहा है कि वायु की गति भी बढ़ जाती है। ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए में कह रहा है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। बी में कह रहा है दोस्तों कि सौर विकिरण के पराबैंगनी अंश को अवशोषित करती है। सी में कह रहा है कि संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित करती है। डी में कह रहा है कि सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो इस तरह से अगर देखेंगे दोस्तों तो इसका आंसर अगर आपका हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल के तापमान में धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अतिरिक्त अंश को अवशोषित करती है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है और पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकृत होती है जिसे लगभग 90% भाग वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अवशोषित कर लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है।
ऑप्शन ए कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस, बी में कह रहा है कि ओजोन परत का क्षरण, सी में कह रहा है प्रदूषण और डी में कह रहा है उपरोक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन का कारण अगर देखा जाए दोस्तों तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी प्रदूषण से भी होता है, ओजोन परत के क्षरण से भी होता है और ग्रीन हाउस गैस से भी होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसों एवं प्रदूषण जो है प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होती है, इसलिए विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। ऑप्शन में कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस की वजह से, बी में कह रहा है कि ओजोन परत की अपक्षय की वजह से, सी में कह रहा है प्रदूषण की वजह से और डी में कह रहा है उपरोक्त सभी की वजह से। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैस में अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन के कारण मुख्यतः निम्नलिखित में से की वजह से है, तो ग्रीन हाउस गैस भी हो सकता है, यहाँ पर कर ओजोन परत का अपक्षय भी हो सकता है और प्रदूषण भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ये झारखंड पीएससी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए दोस्तों तो जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अपक्षय जो है जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण माने जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस से, ओजोन परत के अपक्षय से और प्रदूषण से। तो क्वेश्चन सेम है, 2 बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन, बी कह रहा है कि ओजोन, सी कह रहा है कि नाइट्रोजन और डी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए तो आपको पता होगा कि पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक है, दोनों है, इसलिए इसको संतुलन बना के चलना है। तो यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। व्याख्या में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जीवनदायी ऑक्सीजन गैस की रचना करते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं देखिए दोस्तों तो यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है जो हमारे लिए हानिकारक भी है। तो इस तरह से आपका देखें तो दोनों चीज़ों के लिए यूजफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन का सर्वोत्तम वर्णित करता है। चलिए इसकी व्याख्या में अब हम लोग विकल्प को देखते हैं। विकल्प को देखते हैं दोस्तों। विकल्प ये कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। बी कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। सी कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों को बढ़ती हुई अम्लता। और डी कह रहा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर भी सभी जीवधारियों का अनुकूलन। तो इस तरह से अगर देखें तो आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। तो इसको ध्यान में रखना है कि कार्बन निषेचन के लिए सर्वोत्तम वर्णित करता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है। ये सबको पता है क्योंकि पौधे जो होते हैं अपनी ऊर्जा प्राप्ति तथा वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। यानी कि जो सूर्य के प्रकाश के साथ अगर देखें दोस्तों तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्लोरोफॉर्म के माध्यम से ऊर्जा बनाती है जिससे पत्ती जो होती हैं इसमें सहायता के रूप में काम करती हैं और पेड़ पौधों के विकास में योगदान करती है। इसी प्रकार देखें तो निर्माण करती है। सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं जिसमें पौधों में वृद्धि और विकास संभव होती है। अतः विकल्प ए जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि जो है कार्बन निषेचन का सर्वोत्तम वर्णित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए कह रहा है जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन। दूसरा कह रहा है कि जैव चालित स्वचालित की संख्या का विस्फोटन। सी कह रहा है कि सौर धधक में वृद्धि। और चौथा में कह रहा है अत्यधिक वनोन्मूलन। नीचे दिए कूट के माध्यम से सही उत्तर को चयन करना है।
तो यहाँ पर अगर सही उत्तर का चयन अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा कि जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो आप अगर देखेंगे तो आपका बन जाएगा कि जीवधारी ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, सॉरी जीवाश्मिक ईंधन का, जीवधारी बोल रहा हूँ दोस्तों, वही चीज़ है कि जीवाश्मिक ईंधन जिसमें ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन होना ये भी जिम्मेदार है। दूसरा हम देखें कि तेल चालित स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन है, तेल चालित जो गाड़ियाँ हैं उनकी स्वचालित जो है उनकी संख्या में विस्फोटन से है। और देखिए दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा एक ठो चौथा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें हो जाएगा आपका अत्यधिक वनोन्मूलन, अधिक से अधिक वनों का कटाई के कारण भी देखने को जलवायु परिवर्तन मिल रहा है, जबकि सौर धधक में वृद्धि ये जो आपका है उचित नहीं है। तो इस तरह से देखिए तो आपका यहाँ पर 1, 2 और 4 सही होगा और ऑप्शन इस तरह से बी आपका राइट हो जाएगा। आइए व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के 2 प्रमुख कारण है, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक तथा कार्बन का अवशोषण में कमी वाले कारक। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारकों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन तथा तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि आदि आते हैं। अतः वायुमंडल में कार्बन की सांद्रता बढ़ रहा है जो हरितगृह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित कर रहा है। नासा एवं अन्य के अध्ययन और धधक यानी सोलर फ्लेयर्स में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं मानते हैं। तो याद रखिएगा कि नासा तथा अन्य अध्ययन के द्वारा धधक यानी सोलर फ्लेयर को वृद्धि में देखें जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण के रूप में इसे नहीं माना जाता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कह रहा है मीथेन, सी कह रहा है ओजोन और डी कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर कह रहा है कि फसल जीव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उर्वरकता में से कौन से उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल 1 और 2 यानी मोनोऑक्साइड और मीथेन, बी में कह रहा है कि 2, 3 और 4, सी कह रहा है कि 1 और 4 और डी कह रहा है कि 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा कि जीव मात्रा का अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से निर्मुक्त होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड भी, मीथेन भी, ओजोन भी और सल्फर डाइऑक्साइड भी। आइए इसकी डिटेल्स में और देखते हैं। डिटेल्स में कहा रहा है दोस्तों कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो फसल तथा जीव मात्रा के अवशेषों का दहन यानी फसल हो गया, जीव मात्रा के जितने भी अवशेष होते हैं उसको जला देते हैं, उससे क्या क्या निकलती है। तो यहाँ पर और डिटेल्स में देखते हैं। 3 सारी गैसों का निकालना होता है, जैसे कि फसल तथा जीव मात्रा के अवशेषों से, जैसे मान लीजिए धान, गेहूँ, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन एवं अन्य हाइड्रोकार्बन, साथ में अस्थिर कार्बनिक यौगिक, ओजोन, निलंबित कण और एरोसोल आदि निर्मुक्त होते हैं, जो पर्यावरण की क्षति पहुंचाने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य एवं जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। जैसे आपको पता होगा हरियाणा साइड में जब फरारी जलाया जाता है गेहूं काटने के बाद, तो उससे क्या होता है दिल्ली का जो प्रदूषण मात्रा बहुत बढ़ जाता है। तो यही चीज़ें हैं कि जो धान के हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, इन सब चीज़ें के जो इसका अनाज उपयोग करने के बाद जो पुआल बच जाता है, भूसा बचता है, उसको लोग जला देते हैं, अवशिष्ट को जलाते हैं, उससे इन सारी गैसों का निर्मुक्ति होती है, जिससे आपके जलवायु परिवर्तन भी होता है और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस, बी कह रहा है मीथेन गैस, सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और डी कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो एफ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी आपका राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या में देखिए दोस्तों तो व्याख्या में कहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में आपका आता है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उपयुक्त विकल्पों में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। ज्ञातव्य है कि पिछले कुछ दशकों में वातावरण में CO2 की सांद्रता में लगातार जो है वो वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की कमी के लिए हमेशा जोर दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक उष्णन उत्सर्जन के कारण होते हैं। तो वैश्विक उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए देखिए दोस्तों तो उत्सर्जन के लिए सबसे कारण गैस बताया जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस, बी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के और सी में कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन।
तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी बी आपका राइट हो जाएगा कि वैश्विक उष्णन के उत्सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा कारण माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। वैश्विक उष्णन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन के कारण होता है। वर्ष 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 315 पार्ट पर मिलियन के आसपास थी, वहीं अब यह मात्रा देखें तो आपका 408 पार्ट पर मिलियन पार कर चुकी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो 21वीं सदी पूरी होने तक यह मात्रा करीब 650 से 950 पार्ट पर मिलियन हो जाएगी और पृथ्वी का तापमान लगभग 6 डिग्री तक बढ़ जाएगा। तो यह ध्यान में रखना है। तो 1950 के जो 315 मिलियन जो था दोस्तों पार्ट पर मिलियन जो धूल के कण थे, उसमें अब देखें तो ये बढ़ करके हो गया है, वर्तमान में अगर देखें तो 408 पार्ट पर मिलियन हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की, बी कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड की, सी कह रहा है ओजोन की और डी कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो भूमंडलीय ऊष्मन यानी कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए आंशिक वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण क्या है, तो इसको ध्यान में रखना हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उपयुक्त सांद्रता कितनी होनी चाहिए जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 0.02%, बी में कह रहा है कि 0.03%, सी में कह रहा है कि 0.04% और डी कह रहा है 0.05%। तो यहाँ पर आपका बी आंसर राइट हो जाएगा 0.03%। जैसे कि 78% आपका नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है। तो इस तरह से इतनी इसकी रखा गया है। इसकी व्याख्या में देखते हैं दोस्तों। तो कह रहे हैं कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 मिलियन पार्ट पर मिलियन थी, यानी कि यहाँ पर देखिए 0.03% थी, जिसमें वायुमंडल, समुद्र एवं जलवायु आदि के बीच संतुलन बना रहता था। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे कि जीवाश्म ईंधन के जलने आदि से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। वर्तमान में औसत वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता लगभग 408 पार्ट पर मिलियन यानी 0.4% अधिक हो चुकी है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखिए दोस्तों तो इतना तक बढ़ चुकी है। पहले 0.03 था, अभी बढ़ करके 0.03 से बढ़ के 4 हो चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, यानी भूमंडलीय जो ग्लोबल वार्मिंग के तापन का कारण क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भारी वर्षा, बी में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और डी कह रहा है वनों में वृद्धि। तो बहुत आसान से बना लिए होंगे दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है गैस की उसकी वृद्धि से ये हो रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि धान की खेत, कोयले की खनन, इसमें कह रहा है पालतू पशु और चौथा में का आर्द्र भूमि। उपयुक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 1 और 4, बी में कह रहा है कि 2 और 3, सी में कह रहा है 1, 2, 3 और डी में कह रहा है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि धान की खेत, कोयले की खनन तथा पालतू पशु और आर्द्र भूमि। यहाँ पर कह रहा है कि धान की खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र एवं हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन में प्राकृतिक स्रोत हैं तथा प्राकृतिक स्रोतों में वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग जो है वो आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे, यानी कि इसमें देखें तो ग्रीन हाउस गैसों के स्रोत माने जाते हैं धान की खेत से भी, कोयले के खनन से भी, पालतू पशु से भी और आर्द्र भूमि से भी। अगला प्रश्न है कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह गैस है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नाइट्रोजन, बी में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी में कह रहा है मीथेन गैस। तो ये सबको पता होगा दोस्तों कि धान की खेत से मीथेन गैस निकलती है जो देखें तो तापमान की वृद्धि में भी जिम्मेदार होती है। तो धान की खेत तथा कोयले के खाने और घरेलू पशु वातावरण में मीथेन गैस उत्सर्जन होते हैं। उल्लेखनीय है कि मीथेन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैसें जो भूमंडलीय तापमान वृद्धि से संबंध है वह है। ऑप्शन ए कह रहा है कि दोस्तों क्लोरीन, बी कह रहा है मीथेन, सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और डी कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीथेन गैस। बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि केवल धान के खेतों से, बी में केवल दीमक की बम्बी से, यानी दीमक जो होता है दोस्तों जंगल में देखने को मिलता है उससे, सी में कह रहा है कि ए और बी दोनों से, और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी से नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों से, सी आंसर राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या में लिखा हुआ है कि धान की खेत और कोयले की खनन और घरेलू पशु वातावरण में मीथेन गैस उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि और दीमक और हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न कर रहा है कि जुगाली करने वाले पशुओं से ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड, बी हो जाएगा मीथेन, और सी हो जाएगा CFC, और डी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये बहुत आसान है दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मीथेन। जुगाली करने वाली जो गाय भैंसें होती है जुगाली करती है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मीथेन जो होता है दोस्तों, गैसों को मार्स गैस यानी मार्स गैस भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। जिसकी देखिए तो सोर्स जो होता है वो बायोगैस, जीवाणु अपघटन, जुगाली करने वाले पशु, यह एक तरह की हरित गैस है जो कि वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन भी इससे होती है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि हाल ही में वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु इनमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है क्योंकि वह ब्राह्मा संताप मंडल में पलायन कर जाती है। बी में कह रहा है समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तीसरा में कह रहा है ध्रुवीय बर्फ तथा छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सा गैस कथन जो है सही नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है 1 और 2, बी में कह रहा है केवल 2, और सी में कह रहा है 2 और 3, और डी में कह रहा है केवल 3। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो केवल बी आपका सही हो जाएगा कि समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें तो किंतु उसमें बहुत वायुमंडल से निचले भाग में नहीं रहती है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों, आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। हाल ही के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उनमें से बहुत से वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है। इसका कारण है कि समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा दोस्तों कि मानव गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती है, बल्कि समुद्रिक पादपों या भूमि पर पौधों या मिट्टी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप प्लवक जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। यही कारण है। आगे प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्ति होना प्रेरित हो सकता है। बी में कह रहा है कि मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्री अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। तीसरा पर वायुमंडल के अंदर मीथेन या 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकृत हो जाता है। और बोल रहा है कि नीचे कूट के प्रयोग से सही उत्तर को चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए दोस्तों तो डी राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। फिर से प्रश्न को देख लीजिए। मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में कथनों में से कौन से कथन सही है। ये कह रहा है कि भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्ति होना प्रेरित हो सकता है। और इसके बाद कह रहा है कि मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्री अधस्थ नीचे में पाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा का वायुमंडल के अंदर मीथेन या 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये बिल्कुल यहाँ पर देखें तो सही कथन तीनों के तीनों हैं। इसकी व्याख्या देखना चाहते हैं तो व्याख्या भी देख लीजिए दोस्तों कि मीथेन जल के अणुओं से घिर करके निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जमा होती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। इसकी पिघलने पर यह पुनः प्राकृतिक गैस तथा जल में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि रिसाइकल की तरह प्रयोग होती है। यह आर्कटिक यानी जो उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा जो सहित तथा अन्य अंटार्कटिक क्षेत्र
में बर्फ के नीचे महाद्वीपीय उत्पातों के तलहटी निक्षेपों तथा अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकायों तथा गहरे समुद्री तल में विशाल निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों को पिघलने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। इसके निक्षेपों से वैश्विक तापमान तथा उसके दुष्प्रभावों में तौर पर तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही मीथेन जो है वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम लगभग 12 वर्ष के विद्यमान रहती है और यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होती रहती है। इस तरह प्रश्न में दिए गए कथन सभी सत्य हैं। चलिए ये लास्ट प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न कर रहा है कि बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारक या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है चावल की खेती से संभवतः अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन के कारण है। जब कह रहा है दूसरा में कह रहा है कि जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब उत्कृष्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों ऑप्शन में कह रहा है केवल एक सही है, दो कह रहा है दो सही है, तीसरा में एक और दोनों सही और डी में कह रहा ना तो एक और नहीं दो। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपको दोनों कथन सही दिखाई देगा कि चावल की खेती से संभवतः अवायवीय परिस्थिति में मीथेन के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। और एक नाम करके जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब उत्कृष्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यानी कि देखें तो आपका दोनों कथन सही है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक है तथा जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ट मृदा से नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अतः प्रश्नगत में दोनों विकल्प जो है वो सही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों को शेयर कीजिए। और वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो भारी भरकम का टॉप होते हैं, तो उसमें गड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है स्किप करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको समझना मुश्किल होता है। क्योंकि आईएएस लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो बड़ा पटांग टाइप का कोई आता है, तो उसमें ज़्यादा उलझना नहीं है। उसको स्किप कीजिए, आगे बढ़िए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। हौसला को मत तोड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।